डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से इस आभासी व्याख्यान माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एमए कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष में जो पढ़ रहे हैं उनका चौथा प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसका जो पहला ब्लॉक है, पहला खंड है हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका और आदिकाल, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछली कक्षाओं से। इसकी दूसरी इकाई को हम आज देखेंगे, आदिकाल की पृष्ठभूमि, और उसमें भी एक टॉपिक हम आज लेंगे आदिकाल का भाषाई परिवेश, मतलब आदिकाल में किस तरह की भाषा चल रही थी उसके विषय में हम थोड़ी अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखें इस इकाई का उद्देश्य क्या है, इस आज के व्याख्यान का उद्देश्य क्या है। तो आदिकाल के स्वरूप और महत्व को समझना, अपभ्रंश भाषा के स्वरूप, विकास और साहित्य को समझना, और अपभ्रंश से हिंदी के विकास को समझना, ये उद्देश्य लेकर के, मुख्य रूप से भाषा को लेकर के हमारा आज का ये व्याख्यान है। आदिकाल का अर्थ क्या हुआ? तो आदि का मतलब होता है आरंभ, तो आदिकाल का सीधा अर्थ होता है आरंभिक काल। मतलब हम जब हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो उसका आरंभ जहाँ से हम मानते हैं, जहाँ से हिंदी भाषा बनी। मित्रों, भाषा एक सतत प्रवाह की चीज़ है। भाषा तो तब से शुरू हुई जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, जब से उसने आपस में संप्रेषण करना आरंभ किया, तब से भाषा सतत रूप से प्रवहमान है। वो कहीं बीच में ऐसा तो हुआ नहीं कि बंद हो गई हो और फिर दूसरी कोई भाषा शुरू हुई हो। लेकिन आज हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जिसको हम हिंदी इस नाम से जानते हैं, वो हिंदी कब आई, कब अस्तित्व में आई, या कब से उसका व्यवहार शुरू हुआ, इसको हम देखते हैं और उस काल को हम कहते हैं आदिकाल। धीरे जो भाषाएं चलती रहती हैं, जो जैसा मैंने कहा कि सतत प्रवाहमान है, और जब से मनुष्य है तब से भाषा भी है, तो लेकिन उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है विभिन्न कारणों से, और वही फिर परिवर्तित होते होते एक माने अलग अलग समय, अलग अलग कालखंडों में उसका अलग अलग नाम हो जाता है। तो ये करीब सातवीं शताब्दी को मानते हैं कि जब हिंदी, आज की हिंदी जो है, उसका पूर्व रूप, मतलब उसकी झलक आनी शुरू हुई, कि यहाँ से एक कहा जा सकता है कि उसमें उस समय जो भाषा में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ थी, जिस तरह का रूप बन रहा था, वो कुछ झलक आज की हिंदी की दिखलाने लगा था। हालांकि बहुत अंतर था। अगर हम देखें उस समय की हिंदी और अब की हिंदी रख के देखें तो उसमें बहुत अंतर दिखाई पड़ेगा। मित्रों, आप जब आज के जो हमारे छात्र हैं, वो जब आधुनिक हिंदी पढ़ रहे होते हैं, तो उनके लिए तो प्रेमचंद को भी कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, या कहना चाहिए कि ये निश्चित रूप से जो मध्यकालीन हिंदी का साहित्य, यानी भक्तिकाल और रीतिकाल का जो साहित्य है, अगर आप याद करें कबीर के दोहे तो फिर भी अधिक, तुलसी की चौपाइयाँ याद करें, सूरदास के कवित्त याद करें, तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा कि वो और आज की हिंदी में फ़र्क है। तो आप ये समझिए कि 7वीं-8वीं शताब्दी, मतलब इतने जो पुराने समय की भाषा और आज की भाषा बिल्कुल एक जैसी तो नहीं हो सकती है। लेकिन वो समय था जब हिंदी भाषा बनने की प्रक्रिया में थी। एक माने वही था कि जो आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचा। माने जब भी यात्रा, जिस तरह से बच्चा पैदा होते ही तो अपने पूर्ण स्वरूप को नहीं ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो उसका बड़े होकर के जो स्वरूप होगा, उसकी एक झलक उसके जन्मते ही दिखाई पड़ने लगती है, उसका रंग रूप दिखाई पड़ने लगता है। उसी प्रकार से हिंदी का रंग रूप उस समय दिखाई पड़ना शुरू हुआ था। और जो उस समय का साहित्य था, आरंभिक काल, आदिकाल जिसको हम कहते हैं, आदिकाल
जैसा मैंने अभी बताया कि 7वीं शताब्दी में हिंदी भाषा बनने लगी थी, लेकिन हम 7वीं शताब्दी से साहित्य का भी काल नहीं कह देते हैं। मुख्य रूप से 9वीं 10वीं शताब्दी से कहते हैं कि हिंदी का साहित्य बनना शुरू हुआ। रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम व्यवस्थित इतिहास जिन्होंने लिखा है, वो उन्होंने भी उन 10वीं शताब्दी के अंत से माना है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है। तो वो जो समय था उसमें साहित्य जो जो साहित्यिक रचनाएं मिलती हैं वो उसको कह सकते हैं कि वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और उसमें कुछ कुछ हिंदी की भी झलक आती है, जिसको कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसीलिए पुरानी हिंदी उसको कहा। पुरानी हिंदी के नाम से वो अपभ्रंश की उन्हीं रचनाओं, उन्हीं साहित्य कृतियों की बात करते हैं जिसमें कि हिंदी का थोड़ा सा पूर्व रूप झलकने लगता है। अब ये है एक सवाल कि ये आदिकाल की हम बात क्यों कर रहे हैं, या आदिकाल का महत्व क्या है। तो एक तो सीधा महत्व बनता है ऐतिहासिक दृष्टि से कि आदिकाल को हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कैसे हिंदी भाषा शुरू हुई, हिंदी साहित्य शुरू हुआ, और निश्चित रूप से हम जिस भी चीज़ को अगर पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं तो उसको उसके आरंभ से देखना ज़रूरी हो जाता है। तो उसके आरंभ से और फिर उसकी जो आगे की पूरी यात्रा होती है उसको समझने की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी के आदिकाल को देखना, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के आदिकाल को देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य रूप से हिंदी जानने या पढ़ने या साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ये भले ही उतना महत्व की चीज़ न प्रतीत हो या उनकी रुचि न जगे, लेकिन हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए, एक गंभीर विद्यार्थी के लिए इस बात का बेहद महत्व हो जाता है कि वो हिंदी के आरंभ होने को अच्छी तरह से समझे, उस काल को समझे जब हिंदी बननी शुरू हुई भाषा के रूप में भी, और जब उसका साहित्य आना शुरू हुआ तब भी। दूसरा जो महत्व है उसका मनोवैज्ञानिक महत्व हम कह सकते हैं। मनोविज्ञान माने हिंदी साहित्य जो पूरा का पूरा गढ़ा गया शुरू बने आदिकाल और उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, यहाँ तक कि आधुनिक काल में भी मुख्य रूप से जो प्रवृत्तियाँ, जो भारतीय जनमानस है या भारतीय जो मनोविज्ञान है वो किस तरह से साहित्य में काम करता है या साहित्य की प्रवृत्तियों को संचालित करता है, इसको समझने के लिए भी, और क्या कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, क्या थी, कि किस तरह से हिंदी साहित्य आज जिस स्थिति में है वहाँ पे पहुँचा है, या जो उसकी पूरी यात्रा हुई है वो क्यों, ये चीज़ें क्यों हुई, क्यों माने रासो साहित्य लिखा गया, या क्यों भक्ति साहित्य लिखा गया, या क्यों रीति काल क्यों आया। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, सभी तरीके के साहित्य को समझने के लिए हमको आदिकाल में झांकना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि जो सारी प्रवृत्तियां हिंदी साहित्य की हैं जो बाद में बढ़ती चली गई, जो पल्लवित पुष्पित हुई, वो उसका बीज, उसका मूल आदिकाल में ही निहित है। आदिकाल के समय, आदिकाल में ही वो चीज़ें, वो प्रवृत्तियाँ बीज रूप में दिखाई पड़ने लगती हैं जिनका विकास की आगे होना है। तो इसलिए आदिकाल का महत्व है, आदिकाल को समझना जरूरी बन जाता है। फिर तीसरा जो है साहित्यिक परंपरा बनती है। एक कुछ आपने सुना भी होगा, रूढ़ियाँ, साहित्यिक रूढ़ियाँ, कुछ पहले के समय में जिसको कि कवि समय कहते थे, कि कुछ खास चीज़ें की तोते संदेश लाते हैं, या इस तरह की कुछ कुछ बातें, कुछ चीज़ें जो कि चलती रहती हैं, जिनको कि आज के साहित्य में भी प्रयोग करते हैं कुछ दूसरे तरीके से, है ना, मिथक के रूप में कई चीज़ें प्रयोग करते हैं, तो वो आज के साहित्य में भी उपलब्ध होती हैं। अगर हम उसकी परंपरा को, उसकी निरंतरता को नहीं जानेंगे तो उन चीज़ों को, आज के साहित्य को भी समझने में हमें कठिनाई हो जाएगी। तो जो साहित्यिक परंपराएं होती हैं, साहित्यिक रूढ़ियाँ होती हैं, उनको जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी निरंतरता को समझने के लिए हमको आदिकाल से देखना जरूरी है साहित्य को। तो इसलिए आदिकाल का महत्व, 3 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई। एक तो
उसका ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, पूर्णता में देखना चाहते हैं, तो उसके आरंभ से उसको देखना ज़रूरी होता है। दूसरा बनता है कि उसकी मनोवैज्ञानिकता को समझने के लिए, उसके मनोविज्ञान को समझने के लिए कि किस विचार धारणाओं से, किस सोच से पूरा हिंदी साहित्य संचालित हो रहा था आरंभ से लेकर के और आज तक होता जा रहा है। तो उस जनमानस के उस मनोविज्ञान को समझने के लिए हमको आरंभ से देखना जरूरी है। और जो तीसरा है वो साहित्यिक परंपरा की निरंतरता या साहित्यिक रूढ़ियों के मूल को देखने के लिए ये तीसरा ये महत्व है। तो हमें ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके लिए हमें आदिकाल को जानना समझना जरूरी बन जाता है। अब हम देखें कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश भाषा जिसकी बात करते हैं, जिसको जो मूल है माने हिंदी जहाँ से शुरू हुई तो उसको कहते हैं। तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है कि गिरा हुआ। संस्कृत भाषा का शब्द है अपभ्रंश, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है गिरा हुआ, या कहें कि विचलित, जो अपनी जगह से हट गया है। तो भाषा के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा रूप भाषा का जो कि मानक भाषा से हट गया है, उसमें विचलन दिखाई पड़ता हो मानक भाषा से, वो अपभ्रंश कहलाया। अब क्यों इसको ये अपभ्रंश नाम दिया, ये बड़ी रोचक बात आपको लग सकती है कि देखिए, जो प्राचीन काल के अगर हम भाषा की बात करें, पुराने समय की भाषा, भारतवर्ष की भाषाएं, तो एक सबसे पहले नाम आता है संस्कृत का, फिर दूसरा एक नाम हम सुनते हैं प्राकृत, और फिर तीसरा नाम आता है अपभ्रंश। ये 3 मुख्य रूप से ये 3 भाषाएं करती हैं। बौद्ध धर्म की पाली थी, पाली भी प्राकृत का ही एक रूप है, तो हम उसको प्राकृत में ही समाहित अभी फिलहाल मान लेते हैं। तो 3 मुख्य रूप से हम नाम सुनते हैं, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। इसमें जो ये प्राकृत भाषा है वही जन भाषा थी। आप मित्रों एक बात यहाँ पर और स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि भाषा हमेशा 2 स्तरों पर चलती है। एक तो बोली जाने वाली भाषा, जो जन भाषा, जो जन प्रवाह में होती है भाषा। निश्चित रूप से जो भी मानव समाज है वो भाषा का प्रयोग करता है, और वो अपने तरीके से निरंतर प्रवाहित होती रहती है ना। ये नदी है, जैसे नदी निरंतर प्रवाहित होती रहती है, गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, उसी प्रकार से ये भाषा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब जब साहित्य रचा जाने लगता है किसी भी भाषा में, तो उसको अवश्यंभावी रूप से कुछ एक मानक स्वरूप मिल जाता है, देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो साहित्य रचा जाता है वो तात्कालिक रूप से नहीं होता है। जन भाषा देखिए, बोली गई जो भाषा है, बोले जाने वाली भाषा, वो क्षणिक होती है। मतलब वो आज एक वही व्यक्ति, आज के उदाहरण से आप समझिए कि एक कोई व्यक्ति है, वो अपने घर में अपने परिवार के साथ वो एक भाषा का इस्तेमाल कर रहा होता है, एक तरीके से बोल रहा होता है। उसके यहाँ जो सेवक वर्ग आता है, उससे वो जब बात करता है तो उसके में थोड़ा सा स्थानीय लहजा ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मेरी बात करूं, यदि मैं अपने घर में अपने माता पिता के साथ बात करूंगी तो वो लगभग वही भाषा होती है जो मैं अभी बोल रही हूँ, हालांकि इससे थोड़ी सी अलग होती है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो परिनिष्ठित हिंदी है, बिल्कुल वो एक औपचारिक हिंदी है। जब मैं अपने माता पिता से बात करूंगी या अपने पुत्र से बात करूंगी तो उसमें ये भाषा नहीं होती है, एक उसमें थोड़ा अनौपचारिक हो जाता है, उसका लहजा अनौपचारिक हो जाता है, यद्यपि भाषा यही रहती है। फिर जो हमारे यहाँ और दूसरे सामाजिक वर्गों से लोग आते हैं बात करने के लिए, जो कि नहीं बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ गुजरात में रह रही हूँ तो गुजराती लोग काम करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो कि हिंदी भाषा पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो मैं उनसे जब बात करती हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें गुजराती का प्रयोग करने की कोशिश करती हूँ कि जिससे उनको अधिक समझ में आए। जो जन भाषा होती है, जो लोगों के बीच बोली जा रही भाषा होती है, उसका एकमात्र काम तत्काल रूप से संप्रेषण करना होता है, अपनी बात को समझाना होता है। उसमें ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम किस भाषा, किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमारी बात बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी व्यवधान के उन तक पहुंच जाती है तो वो हम
उसमें अपने शरीर भाषा का भी हम इस्तेमाल करेंगे। हम मुख्य रूप से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जैसे हिंदी, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। उसमें गुजराती के अगर कुछ शब्द आने की आवश्यकता है तो वो भी आएँगे, अंग्रेज़ी के कुछ शब्द आने की आवश्यकता है तो वो भी आएँगे। तो इस प्रकार से ये वो सभी तरह की युक्तियों का इस्तेमाल करके हम उसको संप्रेषण करना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। वो जन भाषा होती है और यही चीज़ होती है जो धीरे-धीरे भाषा को बदलती रहती है, जो निरंतर बहती रहती है, जो निरंतर बनती रहती है। जब साहित्य में हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें सजगता के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साहित्य का निर्माण कोई तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामान्यतया नहीं होता है। साहित्य हमेशा अधिक काल तक जीवित रहने वाली चीज़ है, या कहिए कि वो कालजयी हो जाती है। कोई आज संस्कृत की इतनी रचनाएँ हम पढ़ते हैं, तो वो तो कब की लिखी हुई हैं, लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का आनंद आज भी लोग लेते हैं। तो अब वो जब कालिदास ने रचा तो भले ना उनके मन में ये रहा हो कि इतने समय तक ये उनकी रचना जीवित रही होगी, लेकिन निश्चित रूप से ये तो बात रही होगी कि ये ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचारित होगी, ज़्यादा लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी। और तो हम उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग करना था कि उस समय जब इतना संपर्क के साधन नहीं थे, तो वो मध्य भारत में ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के आसपास के वो रहने वाले रहे होंगे और वहाँ से वो वहाँ पे रचना कर रहे थे। और उनको मालूम था कि ये मगध माने बिहार में भी पढ़ी जाएगी और हो सकता है तक्षशिला तक भी जाए, जो कि सुदूर पश्चिम में है। तो इस तरह की भाषा उन्होंने प्रयुक्त की, या संस्कृत पूरी की पूरी इस तरह की भाषा थी जो एक व्यापक भूभाग में समझी जाए, एक उसका मानक रूप बना। पाणिनि ने बड़े परिश्रम से उसका व्याकरण तैयार किया था और हर एक नियम निर्धारित किए थे जिससे कि उसमें बहुत कम विचलन हो पाए। संस्कृत आप देखिए आज से 2000 साल पहले जैसे बोली जाती थी, लगभग आज भी एक बोली जाएगी तो लगभग वैसी ही बोली जाएगी। बहुत कम उसमें परिवर्तन होंगे, कुछ नए शब्द ज़रूर आ जाएंगे। जैसे आज जब संस्कृत बोलने वाले हैं और जो आज की तकनीक आई है, कंप्यूटर आया है, तो कंप्यूटर को कंप्यूटर कहना पसंद करते हैं। उसके लिए दूसरा संस्कृत नाम भी कुछ आया है, लेकिन कंप्यूटर कहने से चूँकि तत्काल संप्रेषण होता है तो उसका प्रयोग करते हैं। नहीं तो संस्कृत लगभग वैसे ही बोली जाती है या व्यवहार की जाती है जैसे वो 2000 साल पहले की जाती थी। हिंदी में ये बात नहीं है, हिंदी लगातार बदलती रही है क्योंकि वो ज़्यादा लोगों की भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है। फिर भी हिंदी का साहित्य अगर देखें तो उसमें परिवर्तन अपेक्षाकृत कम आया। तो निश्चित रूप से कोई भी भाषा होती है, उसके दो स्तर बन ही जाते हैं। एक जो बोली जाने वाली भाषा है और दूसरा जिसमें कि साहित्य रचना होती है। तो ये जो प्राकृत भाषा, मैंने यहाँ पे जो ये चित्र ग्राफ बनाकर समझाया है, तो उसमें यही कहने की कोशिश की कि प्राकृत थी वो जन भाषा थी उस समय की, प्राचीन समय की। और उसी भाषा को जब संस्कार कर दिया गया, देखिए नाम ही है संस्कृत, संस्कृत माने संस्कार की हुई, तो जो संस्कार की हुई भाषा थी वो संस्कृत कहलाई। वो प्राकृत से कहीं ना कहीं जुड़ती जरूर है, लेकिन उसको पूरा एक तरह से उसका मानक स्वरूप दे दिया। पाणिनि ने उसका पूरा नियम निर्धारित कर दिया, उस नियम के अनुसार ही वो चली, तो इसलिए वो संस्कृत कहलाई, संस्कार की हुई भाषा, तो वो संस्कृत थी। और यही प्राकृत जो थी वो जनभाषा के रूप में व्यवहृत होती रही और फिर बदलती गई। और फिर जब उसमें भी साहित्य रचना, आरंभ में सामान्यतया यही होता है कि जो बोली जाने वाली भाषा होती है, जो जन भाषा होती है, उसमें साहित्य रचना नहीं होती है। लोक साहित्य थोड़ा बहुत जरूर रचा जाता होगा जो कि मूल रूप से मौखिक रहता है और उसी में समाप्त हो जाता है, उसकी या मौखिक परंपरा के रूप में चलता रहता है वो निरंतर। और जैसे कि आज हम कह सकते हैं पांडवानी चल रही है, पांडवानी की जो भाषा है वो काफ़ी पहले की भाषा है, तो वो मौखिक रूप से चलता रहता है, लेकिन उसका माने वो साहित्य के रूप में, लिखित साहित्य के रूप में वो सामने नहीं आने पाता आमतौर पर। तो लेकिन फिर जब उसमें भी साहित्य रचना होने लगे, जैसे कि आज हम उदाहरण लें कि हिंदी और हिंदी की तमाम बोलियां, हिंदी
में रचना होती थी, हिंदी का एक परिनिष्ठित रूप बना। हिंदी का एक परिनिष्ठित रूप बना, लेकिन उसकी बोलियां, जो उसको व्यवहार करने वाले लोग थे, वो बोलियां बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे, अवधी बोलते थे। अब जबकि भोजपुरी में भी साहित्य रचना होने लगी है, तो भोजपुरी भी अब भाषा के स्तर पर आ रही है धीरे धीरे। तो भोजपुरी में जब रचना होगी, तो जो जो जिस भोजपुरी में रचना होने लगती है, जो साहित्य रचना हो रही है, वो फिर जो बोली जाने वाली भोजपुरी उससे कहीं थोड़ी सी अलग बन जाती है। तो इसी तरह से जब किस जन भाषा में भी साहित्य रचना होने लगती है, तो वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो ये अपभ्रंश अलग हुई। पहले तो प्राकृत जनभाषा थी, वो बदली थोड़ी सी, और जब उसमें रचना होने लगी तो वो रचना में वो स्टैंडर्ड हो गई, मानक हो गई, तो वो अलग दिखाई पड़ने लगी कि प्राकृत से अलग है। अब ये भाषाओं का नाम देना, भाषाओं का वर्गीकरण करना, ये काम किसने किया? संस्कृत विद्वानों ने। तो संस्कृत विद्वानों ने देखा कि संस्कृत भाषा तो परिनिष्ठित भाषा, साहित्य की भाषा है ही, जो जन साधारण में बोली जा रही है वो प्राकृत भाषा है, और ये जो एक साहित्य रचा जा रहा है इस भाषा में, ये भाषा पूरी तरह से प्राकृत नहीं है, और न तो प्राकृत का बदला हुआ, ये थोड़ा सा और ये स्टैंडर्ड हो गई, लेकिन वो प्राकृत से अलग है, प्राकृत से हट गई है, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया अपभ्रंश। तो इस तरह से ये 3 भाषा बनी, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश। लेकिन हम जो इसको समझेंगे, अपभ्रंश जो है यानी वो बदला हुआ प्राकृत का ही रूप था, जो बदल करके एक अपभ्रंश नाम से कहलाया, और फिर वही आगे और जब चला और समय गुजरा, कुछ और सदियां गुजरी, तो वही उसी ने धीरे धीरे हिंदी का रूप लिया। उसी को अवहट, फिर जब वो और घिसा और अपने में बदलाव उसमें आए, तो वो अवहट नाम से भी कहा गया। तो माने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, ये नाम बना। अब अपभ्रंश का आप उदाहरण देखिए, हेमचंद्र जी का, गुजरात के ही लेखक हैं। भल्ला हुआ जुमारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जित जंतु वयंस यहु, जय भग्गा घर एंतु। अब ये देखिए, ये पढ़ने पर आपको शायद ही इसमें से कुछ बहुत समझ में आया हो। ये अपभ्रंश है, हालांकि इसमें है, आप थोड़ा ध्यान देके पढ़िए तो ये हिंदी से मिलता जुलता आपको लगेगा। भल्ला हुआ जो मारिया, भला हुआ, भला हुआ आज भी कहते हैं, इसमें भल्ला हुआ कहा। भला हुआ जो मारिया, मर गया, बहिनी, बहन, हे बहन, मारा कंतु, मेरा पति, अच्छा हुआ जो मेरा पति मारा गया। लज्जित जंतु, मैं लज्जित हो जाती, लज्जा से गड़ जाती। वयंसी अहु, पूरे समुदाय में, सखी समुदाय में, जय भग्गा घर एंतु, जो भाग करके घर आ गया होता। यदि वो उसने युद्ध में पीठ दिखाई होती और कायर की तरह भाग करके घर आ गया होता, उससे जो मुझे लज्जा सहन करनी पड़ती, या उसकी भी जो थू थू होती, उसका तिरस्कार होता, उससे अधिक अच्छा हुआ कि उसने वीरगति प्राप्त की, वो मारा गया। ठीक है, तो ये अर्थ अपनी जगह है जो भी हो, लेकिन हम भाषा पर देखें तो भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, लज्जे जंतु वयंस अहो, जय भग्गा घर एंतु। अब पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो संभवतः आपको कुछ भी एक अक्षर, उस शब्द नहीं समझ में आएगा, सोच रहे होंगे क्या बोला जा रहा है, लेकिन अब जब मैंने अर्थ बता दिया और उसको एक एक शब्द को अलग करके कहा, तो आपको ये ध्वनि थोड़ी सी परिचित प्रतीत हो रही होगी निश्चित रूप से। अब देखिए, अवहट और अधिक परिचित प्रतीत होगी, सुनने समझने का क्या प्रयत्न कीजिए। सक्कय बानी बुहजन भावे, पाउर रस को मरम न पावे, देसिल बैना सबजन मिठा, तन तैसन जमपऊ अवहट्टा। सक्कय वाणी, सक्कय वाणी संस्कृत वाणी, बानी वाणी, बुहजन भावे, बुहजन बुद्धजन, या जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, उनको ही भावे, अच्छी लगती है। पाउर रस को, पाउर माने पाउर, जो मूर्ख, पामर, संस्कृत में पामर शब्द है, उसी का अपभ्रंश हुआ है पाउर। पाउर जो है, जो मूर्ख व्यक्ति है या साधारण व्यक्ति है, वो उसको रस
नहीं आता है, उसमें उसको कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। माने इतनी रस प्रधान, सारी संस्कृत जो संस्कृत साहित्य है वो तो रस के ऊपर आधारित है ना सब, उसमें कुछ न माने रस रस सिद्धांत उसमें महत्वपूर्ण है संस्कृत साहित्य में। तो कोई रस, या साधारण रूप से भी कहें आनंद, रस जो है आनंद का भी पर्याय है, तो उसको कोई आनंद नहीं आता। संस्कृत भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो इसलिए उस साहित्य का आनंद भी नहीं ले पा रहा है, जबकि बहुत उच्च कोटि का साहित्य है। देसिल बैना सबजन, देसिल देसी है ना, जो बातचीत का, बैना वाणी, ये भी, तो सब जन मिठा, सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगने वाला है ना। देसिल बैना जो साधारण बोलचाल की देसी भाषा है, देहाती भाषा है, वो सबको अच्छी लगती है। तन तैसन, इसीलिए जम्पऊँ कहता हूँ अवहट्टा, अवहट्ट। तो अवहट्ट उन विद्यापति जी ने कहा कि मैं अवहट्ट में लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि संस्कृत में जो है वो खाली विद्वानों के बीच समादृत होती है, साधारण जन उसको समझ नहीं पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता है। जबकि अगर देसी वाणी का मैं प्रयोग करूं तो वो बुद्ध जन को भी, अच्छे पढ़े लिखों को भी वो समझ में आती है और साधारण जन को भी समझ में आती है, सभी को अच्छी लगने वाली होती है। तो इसीलिए मैं अवहट्ठ में करता हूँ। उन्होंने अवहट्ठ नाम दिया, ये विद्यापति जी का है। तो ये आपने उदाहरण भी साहित्य का देखा कि अपभ्रंश में किस तरह से लिखा गया और फिर ये अवहट्ठ में किस प्रकार लिखा गया। और अपभ्रंश में थोड़ी सी हिंदी दिखाई पड़ी और फिर अवहट्ठ में उससे थोड़ी सी ज़्यादा और हिंदी दिखाई पड़ी। अब देखिए हिंदी का विकास इसमें से कैसा हुआ। तो इसमें फिर हम जब आते हैं और परमाल रासों में पहुँचते हैं तो उसकी भाषा किस प्रकार की है। 12 बरस लाए कुकुर जिए, 13 बरस लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये जगनिक का लिखा हुआ आल्हा है। तो इसमें राजपूतों के शान का वर्णन है, राजपूतों के की वीरता का वर्णन है कि राजपूत जो हैं वो तो युद्ध करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और 12 बरस माने कुत्ते का जीवन 12 वर्ष का होता है, सियार का जीवन 13 वर्ष का होता है, लेकिन 18 वर्ष जो क्षत्रिय है उसका 18 वर्ष का जीवन होता है। उससे अधिक अगर जी लिया, यानी कि उसने कोई युद्ध नहीं किया, यानी कि उसने वीर गति प्राप्त नहीं की, तब उसका कोई जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो 18 वर्ष से ज़्यादा चले। यानी 18 वर्ष तक होते होते उसको इतना युद्ध कर लेना चाहिए एक क्षत्रिय को कि माने वो वीरगति तक को प्राप्त हो जाए। तो ये तो बिल्कुल समझ में आज की जो हिंदी है उससे बहुत अलग नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये जो 3 उदाहरण मैंने दिए उसमें आप देख सकते हैं कि अपभ्रंश, उसके बाद अवहट्ट और उसके बाद धीरे धीरे ये हिंदी बनी, जो फिर आगे आज तक चली आई है। तो ये आदिकाल के रूप में ये मुख्य जो उसकी पीठिका है आदिकाल की वो दिखाई पड़ा। आप अपना अध्ययन आरंभ करें इसके आलोक में, इस व्याख्यान को सुन करके समझें और फिर उसके बाद आपको जो स्वाध्याय सामग्री प्राप्त हुई है उसमें आप उसको आगे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको कहीं कोई कठिनाई आती है, किसी प्रकार की कोई दुविधा आती है, तो आप अपने प्रश्न इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी वो ईमेल आईडी आएगी baoum.ma.hindi@gmail.com। ये आप देखें तो इसमें आपको इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। तो अपना अध्ययन आरंभ करें। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वाध्यायः परमं तप